नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज देखिए कि बड़े-बड़े लोग जो हैं वो मुंबई पहुंच गए हैं। सारे के सारे बॉलीवुड की शरण में हैं और हमारे साथ हैं अभिषेक जी तिवारी। स्वागत है आपका अभिषेक जी। क्या हो रहा है? आपके लालू जी क्या धमकी दे रहे हैं कि साहब हम नरेटी पकड़ लेंगे मोदी की, तो दबा भी देंगे क्या? सबसे पहले जयपुर डायलॉग के सभी दर्शकों को नमस्ते। लेकिन ठीक है, अब ये बिहार में राजनीति सर, एक लेफ्ट ने कल बहुत बड़ी बात की है कि हमको 8 लोकसभा सीट बिहार में लड़ना ठीक है। है। तो 8 लोकसभा सीट कहने का मतलब ये है कि कम से कम कांग्रेस भी 40 में से 8 मांगेगी, बराबरी तो कम से कम होना होगा ना अधिकार का। वैसे तो बड़ी पार्टी है तो ज्यादा मांगनी चाहिए, लेकिन मैं मान लेता हूँ 8। ये पार्टी है और वो प्रधानमंत्री उसी का बनना है। हाँ, तो 8 तो मिनिमम, उसके बाद बच गए 24 सीटें। अब तो यहां 17 लोकसभा सीट पे जदयू लड़ी ही थी। तो नरेटी तो महागठबंधन का इस वामपंथ ने और यहाँ की लेफ्ट पार्टी ने एक्चुअली में लालू यादव का नरेटी और नीतीश कुमार दोनों का नरेटी ऐसे दबा दिया। बोला 8 से कम दिए तो हाँ, विक्रम बेताल की तरह मैं तो चला। और गठबंधन से अगर लेफ्ट निकल गया तब तो बीजेपी 30+, मतलब एनडीए 30+ जाएगी। खैर, आपने जो प्रश्न पूछा कि ये एरोगेंस लालू यादव के अंदर आ कहां से है। 25 अगस्त को सुनवाई थी, माय लॉर्डशिप ने रजिस्टर्ड कर लिया केस। अब बिहार के लोग चिल्ला रहे हैं, अरे सुप्रीम कोर्ट ने मेहरबानी। कोई मेहरबानी नहीं की। उन्होंने कहा कि भैया केस रजिस्टर्ड हो गया, अभी हमारे पास संख्या यहाँ पे इतनी सारी है, हम अब 370 भी सुनवाई कर रहे हैं, अक्टूबर में हम कर लेंगे सुनवाई। तो ये इसको राहत नहीं बोलते, इसको तो बोलते हैं कि आप वो जो टाइम बॉम्ब का टिक टिक है वो एक एक दिन गिनते जाइए। दूसरी बात, ये बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं अपने एरोगेंस में आकर के। इनको अभी भी लग रहा है कि वो जो हंसोड़ टाइप का कुछ भी बोलते थे वही 90 का दशक है और अटल आडवाणी जी की जोड़ी है जो ये कुछ भी बोलेंगे और सुन लेंगे। सर, मैं एक बड़ी बात बताऊं, सृजन घोटाला ओपन होने वाला है मेरे ख्याल से अगले हफ्ते। उस पर बड़ी कार्रवाई करने वाली है सीबीआई, एकदम पक्की इनपुट है। उसके बाद इनकी वाइफ और इनकी बिटिया मिसा भारती और इनके बेटे को तो गुजरात कोर्ट ने बुला भी लिया है। बोला प्रेजेंट हो जाओ, तुमने गुजरातियों को चोर कहा। अगर गुजरात कोर्ट ने इनको 2 साल की दे दी तो ये ना रहेंगे डिप्टी सीएम। तो नरेटी तो अमित शाह और मोदी इस हिसाब से दबाते हैं कि अच्छे अच्छे लोग बिलबिला जाते हैं। यकीन नहीं है तो अपने परम आदरणीय मित्र उद्धव ठाकरे से पूछ लीजिए, जो आजकल नया शिगुफा छोड़ रहे हैं। कह रहे जो मुसलमानों से नफरत करता है वो हिंदू नहीं है। और आह! इनके और इनके आदरणीय पिताजी ने कहा था मुंबई दंगों में हमारा हाथ नहीं पांव था। तो अब अपने पिताजी को ये बोल रहे हैं कि हिंदू के संदर्भ में, या फिर वो जावेद मियां दाद को उन्होंने बोला था जो बातें कि तुम्हारा शॉट बहुत बढ़िया था लेकिन इतना बढ़िया नहीं था कि मैं मुंबई में मैच हो जाने। नहीं तो वाह! हमारी जो नीतीश बाबू हैं, वो भी तो इशरत जहाँ को बिहार की बेटी बोले थे। हाँ, तो भाई देखिए उसके बाद उन्होंने सफाई दी थी। देखिए ये बात मीडिया ने कही और मीडिया से मैंने कहा कि अगर वो बिहार की बेटी है, मैंने उसको कभी भी बिहार की बेटी नहीं कहा। मेरा देखिए हमारा स्पष्ट रूप से मानना है, हम लोग सेकुलर लोग हैं, हम लोग किसी भी आतंकवादी को समर्थन नहीं देते। ये बात और है कि बिहार में इन्हीं के राज में दरभंगा मॉडल आज जो है पूरी दुनिया में फेमस है। देखिए संजय सर, मैं थोड़ा सीरियस बात करना चाह रहा हूँ। एनआईए के पिछले 4 महीने के अंदर 3 छापे पड़ चुके हैं पीएफआई पे बैन होने के बाद भी बिहार में। और दरभंगा में रेगुलर सादे वर्दी में आज भी इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ के लोग घूमते हैं किसी भी हाल में कि भैया दरभंगा मॉडल देश के लिए अब सबसे खतरनाक मॉडल। मतलब जो दरभंगा मॉडल है वैसा कोई मॉडल केरल में भी नहीं है और ना ही वेस्ट बंगाल में। और पीके ने तो बता ही दिया है कि 4 से अधिक लोकसभा, ये जो आई डॉट के फलाना भावी प्रधानमंत्री नीतीश जी हैं, इनकी पार्टी नहीं जीतेगी। यानी टोटल नंबर ऑफ 40 सीटें हैं बिहार की, उसका 10%
ये मुश्किल से जीतेंगे। लेकिन मैं पीके के दावे पे थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूं। मेरे हिसाब से सर 2 से अधिक जदयू की सीट नहीं मिलने वाली बिहार। मैं अभी आपके शो से पहले कैलकुलेशन कर रहा था और देख रहा था, जो सामाजिक ताना बाना बिहार में बदल रहा है और एंटी इनकम्बेंसी जदयू के प्रति बढ़ रही है, इसके बाद एक सीमांचल का ही किशनगंज का, कटिहार का, मधेपुरा, मधुबनी साइड का जो एरिया है, अररिया है, यही और कटिहार, यही वो सेफ सीटें हैं जिसपे ये लोग कह सकते कि हम जीत रहे हैं। अब इनमें से 2 सीट पे जदयू लड़ गई तो ठीक है, नहीं तो भागलपुर और पूर्णिया भी इनके जीतने के लाले पड़ सकते हैं इस बार। दूसरी बात, बिहार बीजेपी आरसीपी सिंह को अगले हफ्ते या फिर उसके अगले हफ्ते से, वो चूंकि अब बीजेपी में ही है, वो अगले हफ्ते से नीतीश कुमार के उन एरिया में दौरा करने वाले हैं जहां जो कुर्मी बहुल एरिया है। लॉ कुछ समीकरण में से कुछ तो पहले से टूटा हुआ बचा हुआ लॉ है। इनको हिंदू विरोधी, कुर्मी विरोधी साबित करने के लिए स्वयं एक रिटायर्ड अफसर, इतना बड़ा रिटायर्ड आईएएस अफसर उतरने वाला है और वो साबित कर देगा। देखिए इंटेलिजेंस में तो कोई डाउट है नहीं मुझे आरसीपी सिंह के, वो साबित कर देंगे कि ये कुर्मी विरोधी है। और इसके बाद जो भी 10, 15, 20% वोट शेयर गेन होगा बीजेपी का, वो एडेड है। तो नीतीश कुमार की नाव में सर वो जो टाइटेनिक टकराई थी ना हिमखंड से, वो हिमखंड मोदी और अमित शाह है और टाइटेनिक टकरा चुकी है। अब इसके बचने का कोई चांस नहीं जी। तो अब देखिए कि ये जो टुकड़े-टुकड़े यानी ये जो डॉट वाली इंडिया है, इनके सारे सदस्य अब मुंबई में कल मीटिंग करेंगे। तो इस मीटिंग से क्या फलीभूत होने वाला है? मैंने देखा है वहाँ तेजस्वी बाबू पहुँचे हुए हैं, वहाँ लालू यादव पहुँचे हुए हैं, नीतीश कुमार पहुँचे हुए हैं, ये तो बिहार से। फिर हमारे उत्तर प्रदेश से अखिलेश बाबू पहुँचे हुए हैं और सुना कि इन लोगों ने मायावती से भी थोड़ा बहुत कुछ पैचअप करने का प्रयास किया, तो मायावती ने कहा झिड़क कि मैं गई। 38 सीटें तो मैं लूँगी और मुझसे 1 कम जो है वो समाजवादी ले सकते हैं और 5 सीटें कांग्रेस को दे दूँगी। तो क्या इस फ़ॉर्मूले पर कांग्रेस तैयार है? या बिहार में अगर 8 सीट माँग रहा है लेफ्ट, तो 10 से कम तो कांग्रेस नहीं माँगेगी। कभी नहीं तो 10 मांगेगी। और 18 ये हो गई, तो फिर जो बची 22, तो 22 में मुझे नहीं लगता कि 15 से कम आरजेडी लेने वाली है। तो नीतीश बाबू के लिए बची 7 सीटें और कांग्रेस के लिए बची 5 सीटें उत्तर प्रदेश में, यदि मायावती जी आ जाती हैं। और अगर नहीं भी आती हैं, तो भी मुझे नहीं लगता कि अखिलेश बाबू जो कांग्रेस को है, वो कोई बहुत ज़्यादा सीटें देने वाले हैं। तो ये देखिए तो हो दो गया बात, उत्तर प्रदेश और बिहार, जहाँ से ये डिसाइड होता है कि कोई भी दल, विशेषकर जैसे भारतीय जनता पार्टी की बात है, वो अकेले मेजॉरिटी लाती है या नहीं लाती है। बाकी तो आपको पता ही है कि बाकी जो पूरी हिंदी बेल्ट में जो हाल पिछली बार हुआ था, उसकी रिपीट होगी या नहीं होगी, वो तो जो भी अब इस समय जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, वो आपने भी देखे हैं। टाइम्स नाउ जैसों ने या इंडिया टुडे का जो मूड ऑफ द नेशन है, उसने भी पता चला है कि इनको साफ कर दिया है पूरे आपके हिंदी बेल्ट में। इनको कोई जी सीट नहीं दी जा रही। महाराष्ट्र में इनका कोई चांस बताया जा रहा है। तो इसके पूरे जो ये ओवरऑल सिनेरियो है, इसको देखते हुए आप क्या सोचते हैं कि ये डॉट वाली जो इंडिया है, ये कल की मीटिंग में क्या करने वाली? देखिए कल की मीटिंग के लिए मुझे सबसे पहले डाउट है, क्योंकि परसों वेस्ट बंगाल से एक बड़ा ट्विटर ट्रेंड चला था पीएम ममता बनर्जी, और टीएमसी वालों ने चलाया था और टॉप वन ऑफ द टॉप ट्विटर ट्रेंड में से था। बिहार का पड़ोसी राज्य है बंगाल। बंगाल में ये ट्विटर ट्रेंड इसलिए भी चलाया जा रहा है कि वो कहना चाह रहे हैं कि देखो भाई, बंगाल की पीएम होगी, इसलिए सभी बंगाली जो हैं एकजुट होकर के ममता बनर्जी को वोट करेंगे। यही टैक्टिक्स आजमाने का प्रयास करेंगे अखिलेश यादव की इस बार अगला प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से होगा। तो अरे बेवकूफ, मोदी जी खुद ही बनारस से लड़ते हैं चुनाव। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ के आए हो, लेकिन कुछ और पढ़ना, राजनीतिक शास्त्र भी जरूरी है। तो वो उत्तर प्रदेश से ही है, और योगी जी तो खैर बात ही छोड़। अब बिहार और इसके बीच जो आपने बाकी ताना बाना बताया,
मूड नेशन का जो भी है आज तक ने किया था, वो मैंने भी देखा। किंतु एक बड़ी चीज जो हम मिस कर रहे हैं, कल ही लात मार के इमरान मसूद को मायावती ने निकाल दिया। मायावती को कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है अखिलेश यादव से। और अखिलेश यादव ने ये जो बाहर घूम रहा है ना बेल पे सजा याफ्ता चारा घोटाले का आदमी, इसी ने बोला ये करो, क्योंकि इसे लगता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश की डायनेमिक सेम है और जो है पॉलिटिकली भी एक तरह से लोग सोचते हैं। नहीं, उत्तर प्रदेश चार उत्तर प्रदेश है अपने आप में। अवध रीजन एकदम अलग सोचता है, पूर्वांचल का मूड एकदम अलग है, पश्चिमी यूपी एकदम अलग सोचता है, और बुंदेलखंड के समस्याएं एकदम अलग अलग। तो ये जो सोच रहे हैं कि अच्छा पिछला वाला जो नीतीश कुमार और लालू यादव अभी करने का प्रयास कर रहे हैं कि मुसलमान वोट एक हो जाए, बाकी हम हिंदुओं को कास्ट में डिवाइड करके अचीव कर लेंगे जो अचीव करना चाहते हैं, तो उत्तर प्रदेश में वो रिपीट हो चुका है पहले भी। अभी समस्या ये है कि मायावती क्यों जाएगी अखिलेश यादव के साथ। उन्हें अपनी पार्टी में 10 लोकसभा सीट मिले, 1 मिले या 0 मिले, इंपॉर्टेंट उनके लिए वो है ही नहीं। उनकी टिकट को पाने के लिए लोग 5 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ रुपए दें, वो उनका राजनीतिक ध्येय है, वो उनका पूरा हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि बीएसपी के अपने कोर वोट बैंक में 2022 के भी चुनाव में सेंध लगी थी। मैं मानता हूं मुसलमान पूरी तरह से एक तरफ गए हैं वोट, और फिर भी अगर मायावती को 14% मत मिले हैं तो अखिलेश यादव से बेटर परफॉर्मेंस होता अगर मुसलमानों ने इनका साथ दिया होता। मायावती के अपने रीजन है, ममता बनर्जी के अपने। ऐसे में प्रधानमंत्री पद को लेकर के अब महाराष्ट्र और बिहार इसलिए बेचैन है ना सर, क्योंकि इनको दिख रहा है कि कम से कम जो वहां की क्षेत्रीय पार्टी है हम अपना वर्चस्व दिखा सके। कांग्रेस से इन्हें एक्चुअली में मतलब नहीं है, ये सोच रहे हैं कि एक हो करके सब कुछ अचीव कर लेंगे, कम से कम अपने अपने स्टेट में अपने नंबर ऑफ सीट बढ़ा लेंगे। राजद अभी 0 पे है, उसे पता है कि अगर उसका अलायंस नहीं हुआ तो आने वाले समय में भी वो 0 पे रहेगी, इसलिए उसकी अलायंस बहुत बड़ी मजबूरी है। लेकिन ये अलायंस चलेगा कैसे सर? अभी तो किशनगंज ही इनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, वहां पे जदयू लड़ेगी, कांग्रेस लड़ेगा, ये तो सॉल्व कर ले। वहां से लेफ्ट अकेले 8 सीट मांग रहा है, तो इनकी भी बात छोड़ देते हैं। अब आते हैं महाराष्ट्र पे। मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है सर कि अजीत पवार जो बीजेपी में गए हैं, ये तमाम ड्रामा है, राजनीतिक गुरु बोलते हैं मोदी जी, और 4 बार मैं जोड़ रहा था 5 बार अटेम्प्ट हुआ है बीजेपी की तरफ से एनसीपी से अलायंस का, और ये 2014 के बाद से ही रेगुलर अटेम्प्ट्स रहे। मैं नहीं मानता कि शरद पवार का आशीर्वाद इस घमंडिया गठबंधन, चोर गठबंधन को है। चोर गठबंधन इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि ऑफिशियली इस गठबंधन में एक आदमी ऐसा है जो भारत के संविधान के द्वारा, न्यायालय के द्वारा अपराधी घोषित किया गया है। वो बेल पे बाहर है, किडनी का ऑपरेशन उसने जो है सिंगापुर में कराया है, और फिर भी वो राजनीतिक यात्राएं कर रहा है। ये भी इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन, इस देश के प्रणाली इनके मुंह पे तमाचा है कि एक सजा याफ्ता, अरे ठीक है आप बेल पे बाहर, लेकिन फिर भी आप राजनीति में सक्रिय हैं, ये भी तमाचा है इस देश के मुंह पे, लोगों के मुंह पे। खैर उस पे भी नहीं आएंगे, लेकिन शरद पवार का आशीर्वाद इस ग्रुप को अगर प्राप्त होता तो पिछले 6 महीने से अडानी से लेके अलग अलग मुद्दों पे कांग्रेस से अलग रुख अपनाते नहीं। उनका लाइन क्लियर है, वो जानते हैं कि अपोजिशन में रह करके मेरा भतीजा थक गया है, फायदा क्या है इनके साथ रहने का, ये तो खुद नहीं जीतने वाले, न लोकसभा जीतने वाले। और मैं नहीं मानता कि शरद पवार जैसे अनुभवी नेता को इस बात का अंदेशा नहीं है कि नरेंद्र मोदी फिर से फुल मेजोरिटी के साथ लोकसभा में नहीं आएंगे, और अगर आएंगे तो शरद पवार के लिए फ्यूचर में क्या संभावनाएं हो अगर वो अलायंस में रह जाए और बाद में ये कहे कि ये भी मेरा ही मास्टर स्ट्रोक है, तो उनके लिए क्या संभावना? उनके लिए संभावनाएं यही है कि उनका राजनीतिक जीवन अच्छे से कट जाए। जी। तो ये तो अब आपने महाराष्ट्र के लिए संभावनाएं व्यक्त कर दी, लेकिन महाराष्ट्र के लिए जो 2 पोल आए हैं, टाइम्स नाउ वाला पोल आया है, मूड ऑफ द नेशन वाला पोल आया है, उसमें दोनों में ये जो तथाकथित गठबंधन है एमवीए वाला, उसको अधिक सीटें दी जा रही हैं। टाइम्स नाउ में तो उसको 28 सीटें दी जा रही हैं।
टाइम्स नाउ वाले में भी कमोबेश इतनी ही सीटें दी जा रही हैं। अब आपको लगता है कि आधी एनसीपी और आधी शिवसेना और एक लगभग मरी हुई कांग्रेस, ये मिलकर और ये जो दिनेश एकनाथ शिंदे वाली जो शिवसेना है और भारतीय जनता पार्टी है, इनसे अधिक सीटें महाराष्ट्र में ला सकती है? नहीं, मेरा मानना है कि नहीं। शिवसेना के कैडर या शिवसेना के लोग उधर जाएंगे जहां पे पावर है। वो इसलिए क्योंकि शिवसेना पार्टी चलती पैसों पे है। अगर पैसा माइनस हो जाए तो शिवसेना समाप्त हो जाएगी। इसलिए शिवसेना का सत्ता में होने के लिए, क्योंकि शिवसेना के लोगों को आदत है पावर की और संरक्षण की। हमने देखा है कि बड़े-बड़े उनके तो ऑफिस समाप्त हो रहे हैं महाराष्ट्र में। तो मुझे लग रहा है कि सर्वे तात्कालिक रूप से, मैं सर्वे को गलत नहीं कह रहा या सही नहीं कह रहा, लेकिन ये अभी लोकसभा में समय है और लोकसभा में वोट सर पूरे देश में कैंडिडेट के नाम पे पड़ ही नहीं रहा है। पिछले 2014 और 2019 का हम ट्रेंड देखें तो हर एक सीट पे नरेंद्र मोदी खड़े। जो सीट बीजेपी का कैंडिडेट हार भी रहा है वहां नरेंद्र मोदी हार रहे हैं, और जहां जीत रहा है वहां नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं। कुछ एक सीटों को अगर हम छोड़ दें, जैसे कायरा के आर के सिंह है, उनको हराने के लिए स्वयं नरेंद्र मोदी को उस सीट से लड़ना हो। स्थिति तो यही है कम से कम अभी भी। तो बेगूसराय की सीट लेफ्ट का और आरजेडी का दोनों का वोट मिला दे फिर भी 2 लाख अधिक वोट रहते हैं गिरिराज सिंह जी के। ये ह्यूज है। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये अभी पता है क्या हो रहा है कि कुछ नहीं तो चलो हम दिखाना चाहते कि हम भी लोकसभा 2024 की तैयारी में हैं, हम अकेले नहीं हैं। जैसे इनके विजन में और इनके मोदी के अमित शाह की जोड़ी में क्या अंतर है? नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की टीम मेरे ख्याल से अगले महीने के अंत तक 70 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पे कैंडिडेट जारी कर देंगे। अगले महीने ही, ये कंफर्म न्यूज है। अब ये क्यों जारी कर रहे हैं? ये वो लोकसभा सीटें हैं जहां पे या तो बीजेपी कभी जीती नहीं या दूसरे या तीसरे नंबर पे रही, लेकिन जीती नहीं है। तो ये अभी से ही अपने कैंडिडेट को 1 साल का टाइम देंगे। बीजेपी के पास सोर्स है, पैसा है, इन्फ्लुएंसर्स हैं, टीम है। तो बीजेपी ऐसे काम कर रही है और विपक्ष ये कह रही कि हम 3 नाम पे जो लड़ाई लड़ेंगे। डेमोक्रेसी बचाओ। अरे यार, लालू प्रसाद यादव को जोड़ के तुम कौन सा डेमोक्रेसी बचाओगे? ये अपने इनका खुद का विजन और कॉन्सेप्ट क्लियर है। लालू प्रसाद, ममता दीदी, हाँ? केजरीवाल, ये सब डेमोक्रेसी बचाएंगे। अगर ये लोग डेमोक्रेसी बचाएंगे तो फिर हमको समझना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी के हत्यारों की परिभाषा क्या होगी। जॉर्ज पुनैया के साथ तो राहुल गांधी मिल रहे हैं, वहां अमेरिका में जाके कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग तो सेकुलर पार्टी है। अब इसके बाद सर इस देश का जो भी जयपुर डायलॉग से अभिषेक तिवारी शो जैसे लोग और भी जो इन्फ्लुएंसर्स के चैनल सुनते हैं, जो सत्य बातें हम लोग बताते हैं, वो अपना माथा नहीं पीट लेगा कि यार क्या बेवकूफ बना रहा है ये आदमी। अभी अभी भी डंके की चोट पे देखिए, राशिद अल्वी ने कहा कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने अभी कंफर्म नहीं किया कि वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। जब राहुल गांधी की हिम्मत नहीं हो रही अभी कंफर्म करने की, कांग्रेस पार्टी इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने वन ऑफ द सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है वो हार गए 2019 का चुनाव, लेकिन फिर भी अमेठी कांग्रेस का ही रहा है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया से वो चुनाव जीत सकते हैं। इस बात की उनके पास हिम्मत नहीं है, तो फिर वो कहां से बात कर रहे हैं? अब आ जाते हैं रायबरेली जो दूसरा, वहां से भी प्रियंका वाड्रा। अगर प्रियंका वाड्रा सच में पॉलिटिक्स करना चाह रही है और उतर रही है, तो बोले कि हम लड़ेंगे वहां से। वो खुद डाउट में है, यार मैं तमिलनाडु से लड़ लूं क्या? वहां पे डीएमके का अच्छा खासा प्रभाव है, वहां पे कंफर्म मिल जाएगा एक सीट। ये रायबरेली पे हो सकता है कि अदिति सिंह हमको हरा दे। तो स्थिति जब इस प्रकार की हो, उत्तर प्रदेश से लेकर के गुजरात में कोई संभावना है नहीं, राजस्थान में तो स्थिति है, वीडियो वायरल है, मोबाइल लेकर के लोग बोल रहे हैं कि मोबाइल ले लिया लेकिन गहलोत को वोट नहीं दे रहे हम, और जो असेंबली इलेक्शन में नहीं दे रहे वो लोकसभा में किस बिना पे देंगे? उसी सर्वे का हिस्सा रहा है कि दिल्ली में अगर कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का अलायंस हो भी जाता है, फिर भी 7 की 7 सीटें। मैं 7 का तो नहीं लेता, लेकिन 6 की गारंटी मैं भी मान के चल रहा हूं। 7वीं सीट थोड़ी थोड़ी सी चांदनी चौक वाली थोड़ी थोड़ी सी फंसी हुई लगती है, लेकिन अगर 7 में 7 हो जाए तो भी कोई आश्चर्य नहीं है।
मुझे नहीं लगता कि हिमाचल की 4 सीटों पे, ठीक है हिमाचल में उनकी सरकार बन गई, लेकिन लोकसभा में बीजेपी की सरकार जाने वाली। ऊपर से 200 रुपए गैस के सिलेंडर कम हुए और मुझे लगता है कि अब यहां से पेट्रोल और डीजल के प्राइस स्टेप बाय स्टेप 50 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे कम होते 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 अंडर 100 हम देखेंगे दिसंबर तक। नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का अपना काम करने का तरीका और उसके अलावे जो है इसके बाद इनकी पूरी टीम लग जाएगी। तो इंडिया मैच खेल रही है, पता है क्या, ये पाकिस्तान और नेपाल का मैच हो रहा है जैसे आज होने वाला है ना। तो इसका रिजल्ट सब, इस मैच का रिजल्ट सब पता है, लेकिन फिर भी नेपाल बोल रहा है कि हम तुम्हें उड़ा देंगे, तुमको बर्बाद कर देंगे, एशिया कप के चैंपियन है, हम एशिया कप उठा के लेके जाएंगे। तो बोल सकते हैं, लेकिन क्या जीत जाएंगे, ये बड़ी बात है जी। अब आ जाते हैं हमारे गड्डी के इक्के पर, या गड्डी का जो जोकर होता है उस पे आ जाते हैं, और उसका नाम आप जानते हैं, उसका नाम है केजरीवाल। तो वो जो जोकर है वो हर जगह फिट हो जाता है, आपको पता है। जी लेकिन वो तो बिहार में लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहा है, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में विधानसभा चुनाव भी लड़ने जा रहा है। तो जो कांग्रेस ने उसके ऊपर आशाएं बांध रखी हैं दिल्ली में, पंजाब में, वो कहाँ तक उचित है? विनाश काले विपरीत सर, चुनाव नहीं लड़ने जा रहा है। हिमाचल, एक छत्तीसगढ़ ही है जहां पे कांग्रेस अभी कम से कम कॉन्फिडेंट है कि ये वाली तो हम जीतेंगे जीतेंगे, उसमें जाके बोल रहा है, वो पूरी मैंने स्पीच सुनी है कि छत्तीसगढ़ में, पूरे भारत में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बिजली के दाम है जी। अब मैं कंफ्यूज हो गया, यही बात उसने दिल्ली में, पंजाब में, पता नहीं कहां कहां बोली है, खैर मान लिया छत्तीसगढ़ में। उसके बाद कह रहा है अगर हमारी सरकार आई हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे जी। अब ये नारे से बीजेपी को क्या परेशानी हो जाएगी, बीजेपी को क्या डेंट लगने वाला है? जो वोट का डेंट लगेगा वो तो इन्हीं को लगेगा। और छत्तीसगढ़ केकवाक है इसलिए क्योंकि बीजेपी बहुत अधिक अभी तक प्रेजेंस नहीं दिखाई, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए 29 विधानसभा के कैंडिडेट अभी जारी कर चुकी है बीजेपी, अभी तो डेट नहीं आया है। यानी बीजेपी अलग अलग ढंग से वर्क कर रही है। 2 से 2.5% इधर उधर हो गया तो क्या पता उत्तराखंड और गोवा जैसा रिजल्ट आ जाएगा। छत्तीसगढ़ है इतना छोटा स्टेट, और छोटे स्टेट में 2-2.5% क्या कर सकते हैं हमने देख लिया हिमाचल में। हमारा और आपका दोनों का सर्वे था और एग्जैक्टली बीजेपी को हमने 44% वोट शेयर दिया था, और 44% ही बीजेपी को है, और मात्र दशमलव कुछ परसेंट का अंतर रहा है, 1% का भी अंतर नहीं रहा है, लेकिन सीटों का अंतर कितना हो। तो केजरीवाल जैसे गिरगिट पे भरोसा करने का मतलब एक ही हो सकता है कि सामने वाला स्वयं को उससे बड़ा गिरगिट मानता हो या उससे बड़ा होशियार समझता हो, क्योंकि ये संभव ही नहीं है। ये दो, देखिए, एक धूर्त के साथ एक अच्छे आदमी की मित्रता हो ही नहीं सकती, मैं मानने को तैयार नहीं हूं। दो धूर्तों की ही यारी बहुत बढ़िया जम सकती है, और अभी इनको लग रहा है कि हम पंजाब में इससे कुछ बेनिफिट पाए। पंजाब में केजरीवाल पहले तुमको लोकसभा सीटें कितनी देगा ये देखो, वो खुद 90 विधानसभा में से इतनी थंपिंग मेजोरिटी में जीता है, 90 से अधिक उसके विधायक हैं, वो तुमको फटकने नहीं देगा। तुम पंजाब से भी तुम्हारा अंतिम संस्कार हो जाएगा और दिल्ली से भी हो जाएगा, और तुमको पता ही नहीं चलेगा। और एक मैं बड़ी बात कह रहा हूं सर, और आपके दर्शकों से भी पूछना चाहता हूं, कमेंट सेक्शन में वो जवाब देंगे। आप बताइए, लोग कहते हैं कि बीजेपी में जो आता है वो वॉशिंग मशीन हो जाता है, लेकिन क्या अगर अजय माकन दिल्ली में इस जो रवैया है वो बीजेपी में आ जाएंगे तो उनकी कोई गलती मानी जाएगी? अजय माकन वो आदमी है जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी पकड़ के केजरीवाल के खिलाफ 9 साल से लड़ रहा है, और संदीप दीक्षित भी लड़ रहे हैं, और आप दोनों उनकी बात नहीं सुन करके एक अलग स्वप्न में जिए जा रहे हैं। तो जिए, लेकिन उनका भी अधिकार है अपनी राजनीति देखने का, अपनी राजनीति करने का। वो आ जाएंगे, और मैं एक बात बताऊं, वो आ गए ना तो लोकसभा जीत भी जाएंगे, विधानसभा में भी जीत जाएंगे। सो कांग्रेस अपनी अलग दुनिया में जीती है। देखिए होता क्या है ना कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी एक ऐसे ऐसे स्पीसीज है जो काल्पनिक दुनिया में जीते। होता है ना कि जैसे नोबिता डोरेमोन देखते देखते तो उन्हें लगा होगा कि मेरे पास भी कोई गैजेट होगा, उस गैजेट से मैं अलग अलग ईवीएम तैयार करूंगा और डोरेमोन आएगा और मुझे चुनाव जीता जाएगा। तो आपको एक्चुअली में जो स्थितियां हैं, डोरेमोन ही चुनाव जिता सकता है,
राहुल गांधी नहीं जीता सर। जी। और विधानसभा में केजरीवाल जी जो चुनाव लड़ेंगे उससे क्या होगा? देखिए ऐसा है कि मैं तो चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में वो आदमी चुनाव लड़े, राजस्थान में भी लड़े। इससे क्या होगा कि एक तो बीजेपी की विक्ट्री एमपी में और राजस्थान में तो पहले से ही श्योर है, एमपी में भी श्योर हो जाएगी, और छत्तीसगढ़ में इफ एंड बट वाली सिचुएशन हो जाएगी। उसके बाद ये देखना है कि ये जो लालू प्रसाद यादव के द्वारा बनाया हुआ घमंडिया गठबंधन है, ये उसके बाद मुंबई में अगला मीटिंग करता है या मुंबई में कुर्ता फाड़ मीटिंग करता है, क्योंकि फिर मीटिंग होगी कि तेरी वजह से हम 3 स्टेट हार गए, तो फिर ब्लेम कराया जाएगा कि तुम्हारी वजह से हारे, क्योंकि तुमने हमें अलायंस पार्टनर बनाने के बावजूद उन स्टेट में सीट शेयरिंग। ये क्यों बना रहा है अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल चाहता है कि उस राज्य में अपना प्रेजेंस दिखाए और कांग्रेस को मजबूर करें कि हम आप छत्तीसगढ़ में भी हमारे 4-5 विधायकों को टिकट दे दो विधानसभा के, मध्य प्रदेश में भी दो, अलायंस है तो अलायंस हर जगह चलेगा ना सर, और राजस्थान में भी। तो बिना किसी ज्यादा एफर्ट लगाए इन तीनों स्टेट में उसके विधायक हो जाएंगे, उसका बस इतना ही लक्ष्य है सर। अभी अभी कर्नाटक में कांग्रेस ने एक अच्छी जीत दर्ज की है, लेकिन ये जो चुनावी रिजल्ट या चुनावी ओपिनियन पोल आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पर तो फिर से बाजी पलट रही है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो 23 तक सीट लेके जा रही है 28 में से। नहीं, ये क्लियर था, हम ही उस चीज को रीड नहीं कर पाए। होता क्या है ना कि जब आप किसी के प्रति टिल्ट होते हैं, मुझे लगा और हमारी टीम को भी ये लगता है कि हम टिल्ट तो थे ही। तो जब वो ये कहते थे ना हिमाचल में या फिर कर्नाटक में कि हम लोकसभा में मोदी जी को पसंद करते हैं लेकिन राज्यसभा में नहीं देंगे, तो हमें ये लगा कई मौकों पे कि अगर इस आदमी को नरेंद्र मोदी जैसा आदमी कन्विंस करेगा तो वापस बीजेपी को वोट करेगा, क्योंकि यह मूलतः बीजेपी का वोटर है। अब हुआ क्या कर्नाटक में, क्योंकि इतना ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी था कि बीजेपी का कोर वोटर लिंगायत समुदाय का 60% वोट कांग्रेस को चला गया। तो रिजल्ट यही होना था जो आना था। जब बीजेपी अपने कोर एरिया में हार गई तब तो बात ही नहीं थी जीतने की। लेकिन वो लोकसभा में वो आदमी कह रहा था, हमारे माइक पे भी जो हमारे जो हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई थी उसपे वो कह रहा था कि नहीं लोकसभा में मोदी इज गुड, मोदी को वोट देंगे, वो बार बार बोल रहा था। तो वो रिजल्ट कुछ ऐसा नहीं है कि अनएक्सपेक्टेड दिखा रहे, लोकसभा में यही रिजल्ट आना है। अगर हम देखें तो 2019 में भी बीजेपी को मेजोरिटी तो नहीं मिली थी, बीजेपी तो 104 सीट पे ही रह गई थी, और बीजेपी को एक्चुअली वोट आउट ही किया था कर्नाटक की जनता ने 2019 में भी। लेकिन लोकसभा में कांग्रेस और जेडीएस के अलायंस के बावजूद बीजेपी को थंपिंग मेजोरिटी मिली कर्नाटक में, तो रिजल्ट वही बिल्कुल होना है। बिल्कुल बिल्कुल जी 26 सीटें उनकी थी और एक आपकी मंड्या वाली सीट भी जी उन्हीं की मानी जाएगी। हाँ, अब तो मानी जाए। हाँ, जी तो आपका कहने का अर्थ यह है कि यदि यहाँ पर 23 सीटें बताई जा रही हैं तो वो अतिशयोक्ति नहीं है। ना ना, मैं मानता हूं कि कर्नाटक में बीजेपी 22-23 सीट आराम से लेके आ जाएगी सर। और कर्नाटक में ही नहीं सर, मध्य प्रदेश में, और कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि राजस्थान में क्लीन स्वीप नहीं होगा। आप राजस्थान में हैं सर, और राजस्थान में मैं बता रहा हूं सर, हो सकता है एक सीट पे थोड़ा सा डाउट है, वरना 24 तो गारंटी है। नहीं, वैसे एक सीट पे किस पे डाउट हो गया आपको? एक सीट सर, अब वो डिपेंड करता है कि अलायंस कहां वो जाता है आगे, लेकिन इनकी अब तो अलायंस पार्टनर। हनुमान बेनीवाल की अब वो स्थिति नहीं है जो हाँ, 2018-19 में थी। नहीं निसंदेह वो नहीं है, लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभी टूट का अलग ही इंपैक्ट हो जाता है, वोटर भी कंफ्यूज हो जाता है। वैसे मुझे डाउट है कि 2024 को लेकर के अभी से ही बीजेपी का लोकसभा के संदर्भ में कोई वोटर डाउट में है। इसीलिए मैंने कहा कि एक सीट पे थोड़ा बहुत आदमी डाउट रखता है, अब 100% नहीं ना बोल सकते सर, तो इसी वजह से, वरना बीजेपी का राजस्थान में भी कुछ नहीं होना है। तो राजस्थान, एमपी, उत्तर प्रदेश, अब कितना गुजरात, वोट कम होगा? 57% वोट था। हो सकता है सर 10% कम हो जाए। तो फिर भी कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि देखिए 2014 में तो 50 के आसपास ही था। 2019 में तो 57% हो गया था। हाँ वही, देखिए 2019 का एक अलग ही, मैं बोल रहा बार बार कहता हूँ कि 2019 का अंडर करेंट
और वो अंडर करेंट पता है जो मैं 2019 में फील कर रहा था ना लोकसभा में, वो बिहार में, क्योंकि बिहार में अंडर करंट नहीं था, बिहार में बहुत क्लियर था कि जदयू और बीजेपी की अलायंस एकदम स्वीप करने के मोड में है। लेकिन इस बार मैं अंडर करंट बिहार में वो महसूस कर रहा हूं, एक बेचैनी है कि इस लालू और नीतीश की जोड़ी को सबक सिखाना। आप पान सबसे अच्छा पता है सर इसका कहाँ मिलता है, कभी आप उन जगहों पे जाइए ठेकों पे जहाँ पे मतलब ठेका नहीं, चाय वाय के दुकान होते हैं बिहार में चाय का भी ठेका भी लगता है क्या? हाँ, अब बिहार में तो इसी को ना बोलेंगे सर, दारू तो बिहार में बंद है। तो खैर चाय वाय की दुकानों पे जब जाइए तो 10-15 लोग हमेशा जमा होते हैं शाम को, और बिहार का जो फेवरेट पास टाइम है ना वो राजनीति की चर्चा होती है। बिहार, यूपी के पूर्वांचल के लोग राजनीति में कुछ ज्यादा रुचि रखते हैं। तो बताते हैं कि नहीं इस बार क्यों सबक सिखाना है, नीतीश कुमार क्यों बिहार का अहित कर रहा है, और उनका बड़ा कॉन्फिडेंस है चिराग पासवान के ऊपर। कल चिराग पासवान ने एक ऑडिटोरियम में अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई थी सर, हमारे संवाददाता वहां पे गए थे। क्या सर उनका कार्यकर्ता डेडिकेटेड है चिराग पासवान को लेकर के, और वो एकदम ऐसा कह रहा है कि मतलब छील के रख देंगे नीतीश कुमार को जी, गर्दा मतलब इसको कहते हैं गर्दा उड़ा देना है इस बार। गर्दा वो उड़ा कह देंगे, हाँ। हाँ, मैंने बोला कि कहाँ से लड़ेंगे आपके चिराग पासवान, बोले हाजीपुर से लड़े, वैशाली से लड़े, जमुई से लड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब सीट हमारा है। ये बड़ा तो इंपॉर्टेंट। तो आप तो कह रहे थे कि वो ज्वाइन करने वाले हैं एनडीए, अभी तक हुआ नहीं। नहीं एनडीए तो ज्वाइन कर लिया उन्होंने, वो तो ऑफिशियली मेरे मेरे चैनल पे वो इंटरव्यू पड़ा, उन्होंने कह दिया उसमें तो साफ साफ कि हमारा हमने ज्वाइन कर लिया है। अभी हमारी सीट शेयरिंग वो बाकी है, पक्की नहीं हुई है कि हम कहाँ कहाँ से, सीट का भी पता दिया है उन्होंने कि सीट हम रिवील नहीं कर रहे, लेकिन सीट की हमारी बात हो गई है, कहाँ से कौन लड़ेगा इसकी बात नहीं। अब देखिए एक बड़ा मैच्योर उन्होंने उत्तर दिया था 7 दिन पहले, एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपके चाचा तो ऐसा बोल रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि आपको क्यों बेचैनी है भाई, वो मेरे चाचा है, वो मुझे थप्पड़ मार सकते हैं, वो हमारे बड़े आदमी है, चाचा है, आपको क्या समस्या उससे। वो मेरे और चाचा के बीच और एनडीए के बीच की बात है। नरेंद्र मोदी जी ने हमको भी आशीर्वाद दिया, उनको भी आशीर्वाद दिया है, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, और हम 40 की 40 सीट पे जिसपे हमारे सहयोगी लड़ेंगे उस पे भी हमारा फुल सपोर्ट है। सो इट वाज अ वेरी मैच्योर स्टेटमेंट, और अभी आप देखिए बिहार में इनकी लड़ाई खत्म नहीं हो रही है, और चिराग पासवान की तरफ से इतना मैच्योर स्टेटमेंट आ रहा है कि हम 40 की 40 लोकसभा सीटों पे अपने सहयोगियों का को भी जिताने में उतना ही मदद करेंगे, क्योंकि हमको नेतृत्व में जिसके लड़ाई लड़ रहे हैं उसका नाम नरेंद्र मोदी है। चिराग पासवान या पशुपति पारस जी के नेतृत्व में नहीं हो रहा, मेरे चाचा के नेतृत्व में हम बिहार में नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। हमको हर सीट पे नरेंद्र मोदी को जिताना है और हम जिताएंगे। तो एनडीए में लड़ाई नहीं है बिहार में जी। चलते-चलते बंगाल के बारे में भी बता दीजिए। देखिए बंगाल में मेरा असेसमेंट अभी जो स्थिति है सर, मैं मानता हूं कि बीजेपी कम से कम अब 20 सीट जीतेगी सर। बहुत गजब का पिछले 1 महीने में बंगाल में परिवर्तन देख रहा हूं। बंगाल के कार्यकर्ता जो आज भाजपा के हैं वो एक्टिव हो गए हैं, और वो इतना बढ़िया डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं अभी से कि क्यों नहीं इस ममता बनर्जी को जिताना है, और शुवेंदु अधिकारी का रोल इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि मतलब नजर नहीं आ रहे मुझे कहीं भी अब दिलीप घोष। तब उन्हें मान लिया कि हमारा नेता शुवेंदु अधिकारी है, और सर अभी लोकसभा चुनाव में 1 साल समय है, और ऐसे में चूंकि देखिए टीएमसी के साथ क्या है ना कि वो खुलेआम गुंडागर्दी करती है, तो बीजेपी का जो है वो चुपके चुपके डोर टू डोर जाके जो कैंपेन अभी स्टार्ट किए हुए है कि ये हमारा वोटर है, इसको आराम से बात करना है कि भाई ठीक है हम बोलेंगे कि तुम बोल देना कि टीएमसी टीएमसी, लेकिन बताने का नहीं। खूब मोदी को गाली दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चुप्पे इसी में चाप। वो पिछली बार भी नारा था चुप्पे चाप कमल छाप, लेकिन इस क्या है कि 2021 में, लेकिन इस बात की क्या है कि मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा कदम है भाजपा का शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में कि अभी से ही वो डोर टू डोर कर रही है काम, और ये अच्छा है कि आप जितना जल्दी रीच बनाएंगे वो समस्या समाप्त जी। तो इसी के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। आपने टुकड़े-टुकड़े इंडिया के टुकड़े-टुकड़े कर दिए। जी तो धन्यवाद। वही जो पुरानी वाली बात है कि पहले आपने आई कहा, फिर एन कहा, फिर डी कहा, फिर आई कहा और फिर ए कहा, और इस तरह आपने ज़ालिम इंडिया के टुकड़े कर दिए।
देखना बहुत-बहुत तो धन्यवाद इंटरेस्टिंग आपका। रहेगा सर, मुंबई में जो ये हुँ, तमाशा करेंगे, अभी तक तो हुँ, अब तो कह रहे हैं कि हम कन्वेनर भी नहीं बनेंगे नीतीश कुमार। लेकिन हुँ। इसके बाद ये जो तमाशा करेंगे अभी तो कह वो रहे हैं कि देखना बड़ा 4-5 कन्वीनर बनेंगे। भैया मैं तो कहता हूँ सब कन्वेनर ही बनो, सब पीएम कैंडिडेट ही रहो। वैसे तो अखिलेश यादव ने कहा ही हमारे पास युवा भी है, हमारे पास बुजुर्ग भी है, हमारे पास ऐसा लग रहा है प्रधानमंत्री पद की दुकानदार समाजवादी पार्टी ने ही खोल ली है कि हमारे दुकान पे प्रधानमंत्री मिलते हैं जी, अपने हिसाब से चुन लिया करो। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।